आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं बात करूंगा एमआईएम चीफ और मेंबर पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी की। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी जिनके पार्टी के लीडर और साबिक मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने अभी महाराष्ट्र मुंबई में बहुत बड़ा कारवां निकाला। जी हां, और ये कारवां था उस साधु के खिलाफ कि जिसने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी की थी। जी हां, इसके साथ ही अब असदुद्दीन ओवैसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे सवाल किया गया कि क्या महाराष्ट्र में जो इलेक्शन होने जा रहा है विधानसभा का, उसमें आप क्या कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ेंगे, क्या एनसीपी के साथ रहेंगे, क्या जो महाअघाड़ी है उसके साथ आप इत्तेहाद करेंगे, तो इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने जवाब दिया है कि हमने जो इम्तियाज जलील है उनके लीडर उन्होंने एक लेटर भेजा है मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, और इसके साथ ही जो एनसीपी के प्रेसिडेंट हैं शरद पवार, तो उनको जो है लेटर भेजा है। अब जो भी जवाब आए वो देखा जाएगा। इसका मतलब ये है कि असदुद्दीन ओवैसी इत्तेहाद चाहते हैं, गठबंधन चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई जवाब नहीं गया, एनसीपी की तरफ से कोई जवाब नहीं गया। तो सवाल यह है कि आइए सुनते हैं सबसे पहले कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी ने इस सवाल पर कि क्या गठबंधन के साथ ओवैसी जाएंगे, क्या जवाब दिया है। पहले वो सुन लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्तियाज जलील ने कहा था कि हम चाहते हैं कि महाविकास आघाड़ी के साथ गठबंधन हो ताकि वोटों का बंटवारा ना हो। इसके ऊपर महाविकास आघाड़ी की तरफ से कहा गया है कि अगर आप गठबंधन करना चाहते हो तो लेकिन प्रस्ताव दीजिए, खड़गे जी से बात करिए, उद्धव जी से बात करिए। एक बात आप बात करना चाहेंगे? इम्तियाज जलील साहब ने लिखकर एक प्रस्ताव भिजाया है कांग्रेस के महाराष्ट्र के अध्यक्ष को और एनसीपी के अध्यक्ष को। उन्होंने लिखकर भिजाया है, मैं इतना ही कहूंगा। अब वो उनको डिसाइड करना है। इससे जुड़ी हुई एक बात आपसे करना चाह रहा हूं। जो इम्तियाज जलील की लीडरशिप में जो प्रोसेशन, जो गाड़ियों का काफिला औरंगाबाद से निकला, उसमें तो इम्तियाज जलील ने हर जिले के कांग्रेस, राष्ट्रवादी और समाजवादी, इन तमाम के जिले के लीडर्स को से उनके बड़े बड़े अध्यक्ष को लेटर लिखा कि आप आइए, इसमें आप आकर इसको ज्वाइन करिए। ये कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं है, आप इसमें शामिल हो जाइए। कोई नहीं आया। भाई इतने एमएलए, मुस्लिम एमएलए जीत कर आए कांग्रेस पार्टी से, उनको आना चाहिए था। भाई ये तो एमआईएम का फंक्शन नहीं था। ये तो जो उस शख्स ने हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो अनाप शनाप बकने की कोशिश की, और फिर एक बीजेपी का एक विधायक है जिसने अनाप शनाप भाषण दिया, उसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट हुआ था। अब उसमें भी नहीं आते। तो मैं फिर से उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अब जब सेकेंड फेज ऑफ प्रोटेस्ट होगा महाराष्ट्र में, मुंबई में, उसमें आप लोग आइए, आप लीड करिए, हम आपके पीछे खड़े तैयार हैं। ये तो नामूस रिसालत का मसला है ना। ये तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो किसी ने बकवास बकने की कोशिश की, तो ये उनको देखना, जनता देख रही है इन लोगों को। आप आ ही नहीं रहे प्रोटेस्ट में। और जो लोग बोल रहे थे प्रोटेस्ट वायलेंट होगा, वायलेंट होगा, उनको तो चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए, बेशर्मों को। वो जो प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि वायलेंस हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, अरे बेशर्मी की हद कर दिए, झूठ की हद कर दिए। 10,000 गाड़ियां निकली और 10,000 गाड़ियों में से पूरे पीसफुल गए। एक दो जगह पर उनको आईने फोड़े गए गाड़ी के, फिर भी हम लोग प्रोवोक नहीं हुए। मैं सलाम करता हूं, मैं तो सलाम करता हूं उन तमाम लोगों को जो सिर्फ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिस शख्स ने बकवास बकी और रूल ऑफ लॉ के अपहेल्ड करने के लिए संविधान को तिरंगा लेकर निकले, इन लोगों को नहीं आते। तो अब मैं क्या करूं इसके बारे में, मगर जनता देख रही है, दुनिया देख रही है। आप ये बात एक आता हूं। तो आपने देखा कि असदुद्दीन ओवैसी ने बहुत वाज़ेह तौर पर बताया है कि वो गठबंधन चाहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस क्यों नहीं चाहती, एनसीपी क्यों नहीं चाहती। क्या वजह है कि ओवैसी की पार्टी को अलग थलग रखा जा रहा है।
हालांकि शिवसेना उद्धव ठाकरे से कांग्रेस और एनसीपी हाथ मिला लेती है, वही शरद पवार बीजेपी के साथ भी हाथ मिला लेते हैं, लेकिन आखिर एमआईएम के साथ क्यों नहीं जा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। अब देखना होगा कि जो महाराष्ट्र में असेंबली का चुनाव होगा उसमें क्या ओवैसी गठबंधन का हिस्सा बन पाएंगे या फिर तने तनहा मैदान में वो उतरेंगे, और उतरेंगे तो उसका क्या असर होगा ये मुस्तकबिल में देखने को मिलेगा। इसके साथ ही इम्तियाज जलील ने जो जुलूस निकाला था उस पे बहुत सारे सवालात अब खड़े किए जा रहे हैं, नारे को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दिया और तू मैं भी हो गई, और जब एक पत्रकार ने, एक सहाफी ने उंगली उठाकर बात की तो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उंगली नीचे कीजिए, ये बात करने का तरीका नहीं, और क्या तुम मोदी हो गए हो। कि ये पूरा आप देखिए किस तरह से बहस हुई है, वो भी बहुत दिलचस्प है। और उसके बाद पूरे मामले को लेकर के क्या असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, ये देखिए हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखो मेरे भाई, सुनो एक हाँ बिल्कुल सही किया, बिल्कुल नहीं सुन तो अरे भाई साहब, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का जो झगड़ा है सेबी के मैडम से, झगड़ा करो ना उससे। अरे सुन तो, अरे मेरे को जवाब देना मेरा काम है, तुम नहीं। देखिए हम जवाब देंगे, आप जवाब नहीं देंगे। आप सवाल कर लिए, सुनो अभी आप जैसा चाह रहे नहीं दूंगा मैं। आप मोदी है क्या? नहीं है ना मोदी, आप तो रुक जाइए। आप मोदी तो नहीं है ना, मेरे पीछे ईडी सीबीआई तो नहीं भिजाएंगे ना आप। सुनिए, मेरा जवाब यह है कि आप लोग झूठ चलाए, आपका झगड़ा सेबी से है। आप मैडम, अरे मेरा नहीं, उंगली मत दिखाओ, ऐसा मत दिखाओ। नहीं, आप जर्नलिस्ट है, मैं आपको बिल्कुल, वो झूठ है। हम बोल रहे तो नहीं, हम आपको बोल रहे झूठ है वो। आपको अब सुन तो लीजिए, इंडिया टीवी के रजत शर्मा ने तारीफ की इसकी, अब आपको पसंद नहीं आ गया बोलना। अरे बोल रहा हूँ, सुनिए, इंडिया टीवी के रजत शर्मा ने कहा कि इम्तियाज जलील ने कलेक्टर को रिप्रेजेंटेशन दिया, बाज नौजवान जज्बात में थे। इम्तियाज जलील ने कहा कि ख़त्म किस्सा। और रजत शर्मा जी ने अपने इंडिया टीवी पर कहा कि बहुत अच्छा किया उन्होंने। ये क्या, आप तो तारीफ भी करो। इतना बड़ा मजमा आया महाराष्ट्र की तारीख में, ये सबसे बड़ा मुसलमानों का प्रोटेस्ट था। सुन तो लीजिए, शायद आपकी पैदाइश से पहले एक प्रोटेस्ट मुंबई में हुआ था शाबानों के वक्त, उतना ही बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। लोग ये कह रहे थे कि लोग नहीं आएंगे, 10,000 गाड़ियों से पूरे महाराष्ट्र से लोग निकल कर आए। पीसफुल प्रोटेस्ट था, पीसफुल प्रोटेस्ट में बात हुई और वो बात हम रखे। अब रहा सवाल, सेकेंड प्रोटेस्ट भी होगा, मुंबई में होगा। अगर हमारे डिमांड्स को महाराष्ट्र सरकार नहीं मानेगी तो आज़ाद मैदान में परमिशन लेकर हम यह प्रोटेस्ट करेंगे और ये प्रोटेस्ट जारी होगा। अब आप लोग डिसाइड कर लो, आप बैठ जाइए, आपको अपने क्या है, उनको डिसाइड कर, आप कहीं को बीच में उठे, अब ठहरो ना। सवाल ये कि निशिकांत दुबे एक एमपी है जिन्होंने जेपीसी के चेयरमैन को लेटर लिखा है। निशिकांत दुबे बीजेपी के सांसद ने एक लेटर लिखा है जेपीसी के चेयरमैन को, कहा है कि 125 करोड़ जो ईमेल आए हैं वक्फ बोर्ड को लेके, इसके ज्योग्राफिकल ओरिजिनलिटी पे जांच की जानी चाहिए। इसके पीछे विदेशी ताकत या जाकिर नाइक जैसे लोग शामिल हो सकते हैं कि 125 करोड़ जो जेपीसी को। सुनिए, मैंने इनिशियल रिमार्क्स में अपने कहा कि ये जेपीसी नहीं है, ये जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑन वक्फ है। जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑन वक्फ अमेंडमेंट बिल में जो भी होता है, जो भी निर्णय होगा, वो हम पब्लिकली नहीं बोल सकते, वो हम पार्लियामेंट रूल्स प्रोहिबिट करते। वो अंदर जो भी होगा वो चेयरमैन साहब और मेंबर्स डिसाइड करेंगे। वो लिखे हैं तो ये देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी हो, पार्लियामेंट की सेलेक्ट कमेटी हो, पार्लियामेंट की जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो, पार्लियामेंट की जॉइंट वर्किंग कमेटी हो, पार्लियामेंट की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी हो,
इन तमाम कमेटीज में जो भी अंदर जो होता है वो हम नहीं बोल सकते। आप मेरे को चाह रहे हैं कि कोई लेटर लिखा चेयरमैन को, वो कमेटी का हिस्सा हो गया। अभी हम उसको कमेटी में बात करेंगे या नहीं करेंगे, वो कमेटी का चेयरमैन तय करेगा, हम तय करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने योगी सरकार ने होटलों और रेस्टोरेंट के जो मालिक है, मैनेजर है, उसका नाम लिखने कहा है। कल ही ऑर्डर आया है, क्या कहेंगे? एक ऑर्डर तो आ गया सुप्रीम कोर्ट का, एक ऑर्डर तो सुप्रीम कोर्ट का आ गया। अब ये जो ऑर्डर निकाले हैं उसको मुझे देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तभी उस पर कोई मैं रिएक्शन दे पाऊंगा। सर आप सर वक्त अमेंडमेंट बिल को लेके आप उसकी मुखालफत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वक्त के अंदर अमेंडमेंट होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वक्त की जायदाद है जिनके ऊपर कब्जा हुआ है और जो दूसरों के पास है। तो क्या अंबानी की जगह तो सुनिए, अभी देखिए, नहीं आप अच्छा आप पूछ लीजिए। आप वहाँ वक्फ बोर्ड की जो आप बता रहे कि वक्फ बोर्ड में बदलाव नहीं होना चाहिए, तो वक्फ बोर्ड जो रहे अभी तक का जो वक्फ बोर्ड बना या ट्रिब्यूनल बना, उसके रहते हुए सिर्फ बिजनेस में सिर्फ बिल्डर लोग ने जो है पैसे कमाए, ना ही कि एक आम मुसलमान को कोई फायदा हुआ वो वक्त की जमीनों से। अंबानी एक जो जिस पे एक नोटिस आएगी, जो इतना दुनिया का सबसे बड़ा घर बना चुका है, उस पर आपका क्या कहना? आप लोगों को गलत फहमी है कि वक्फ प्रॉपर्टी से या जो मुतवल्लियों से पीपल अवामुन्नास को एट लार्ज पब्लिक फ़ायदा नहीं हुआ। मेरी आपसे गुजारिश है कि कभी गुलबर्गा को जाइए। गुलबर्गा में जो उस ख्वाजा बंदा नवाज के जो सज्जादे हैं, मोहम्मदुल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में आज से 50 साल 55 साल पहले उन्होंने एक स्कूल शुरू किया था और मुसलमान लड़कियों को तालीम दिलाने के लिए वो बंडी में, बैल बंडी में पर्दा लगाकर वो बंडी हर मुस्लिम घर को जाती थी ताकि वो मुस्लिम बच्चियां उसमें बैठकर आकर स्कूल में पढ़े। फिर उन्होंने स्कूल कायम किया, इंजीनियरिंग कॉलेज कायम किया, मेडिकल कॉलेज कायम किया। ऐसा आपको नेगेटिविटी मत दिखाइए, ये एक है। दूसरा ये है कि वक्फ बोर्ड को समरी एविक्शन पावर्स नहीं है। अगर मुझे किसी एनक्रोचर को निकालना है तो कलेक्टर को लिखना पड़ता मुझे। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट में केस जीत भी जाता हूं तो मुझे ईपी फाइल करना पड़ता सिविल कोर्ट में। तो वक्फ बोर्ड को समरी एविक्शन पावर्स मिलने चाहिए जो हिंदू एंडोमेंट बोर्ड को दिए गए हैं, वो दीजिए और आप इन एनक्रोचर्स को निकालेंगे। अब जो एनक्रोचर्स है, लिमिटेशन एक्ट वक्फ प्रॉपर्टीज के ऊपर, लिमिटेशन एक्ट हिंदू एंडोमेंट प्रॉपर्टीज पर अप्लाई नहीं होता। अब इस बिल में नरेंद्र मोदी बोल रहे लिमिटेशन अप्लाई होगा, यानी जितने एनक्रोचर्स कब्जा करके बैठे हैं उनको अब मालिक बनाना चाह रहे। अब रहा सवाल तीसरा जो आप यहां पर बड़ी बिल्डिंग का हवाला दिए, वो जो है वो आगा खानी वक्फ की है। अब मोदी जी आगा खानियों के लिए वक्फ बना रहे, हम चैलेंज कर रहे मोदी जी को। आगा खानी जो वक्फ की प्रॉपर्टी थी जिसमें कुरान पढ़ाना, यतीम खाना था, वो उसको 21 करोड़ में किसने बेचा और क्यों बेचा? और क्या वहां पर वक्फ बोर्ड के ऑफिसर्स ने लिखकर नहीं दिया था कि दिस इज अ वक्फ प्रॉपर्टी? अभी भी मसला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो ये अगर आप पावर्स देखिए, सेक्शन 40 का पावर छीन लेंगे, आप लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करेंगे, वक्फ बाय यूजर निकाल देंगे, तो ये किसके लिए किया जा रहा है? फिर वक्फ बोर्ड के लिए तो नहीं किया जा रहा है ना, ये तो बड़े बड़े दौलतमंदों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, बिल लाया जा रहा है।